नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो चलिए, एसएसटी है और आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है, अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय प्री बोर्ड के लिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। जो एमसीक्यू प्रश्न उत्तर है, ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न, उस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा जो ये सब है आपको मैं इसकी पीडीएफ बना के मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूं ताकि आप वहां से आसानी से इसे पढ़ सके। ठीक है, तो भारत और समकालीन विश्व, पहला जो पार्ट है इसका यूरोप में राष्ट्रवाद, जैसे पता है ना, इसका एक ही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, ये पढ़ेंगे जो कई हिस्सों में इसको बांट दिया गया था, 7 हिस्सों में। ठीक है, कोशिश करो मैं आपको इसकी पीडीएफ बना के दे दूं, अगर आपको रीड करना हो तो वहां से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसके उस वाले पे चलता हूँ मैं, कौन से वाले सेक्शन में, जैसे ये वाला सेक्शन था ना, अभ्यास संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, संपूर्ण पाठ पर आधारित जो इस पाठ के होंगे, तो हम 11 पे आ जाते हैं। ये सब आपको अगर पढ़ना तो पीडीएफ बनाना मैं कोशिश करूंगा, पीडीएफ में बना के दे दूं आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टार्ट है आपका अभ्यास संपूर्ण पाठ पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक, एक एक करके इसे पढ़ेंगे और इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी मैथ्स की वीडियो नहीं देखी है वो मैथ्स की वीडियो भी देख सकते हैं। मैं धीरे धीरे उसकी भी 1-2 वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आपका कवर हो सके। कई बच्चों ने कहा था कि सबसे पहले एसएसटी का पेपर है तो एसएसटी पर फोकस करवा दो सर हिंदी मीडियम के लिए। मैं चलो ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए पहले एसएसटी पे थोड़ा सा फोकस कर देते हैं। मैथ में काफी टाइम लग जाता है, इस वजह से मैंने मैथ स्टार्ट की थी, और कई बच्चों को मैथ के लिए कंटेंट नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने मैथ भी स्टार्ट की थी। तो चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले अब इस पे आते हैं हम और स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति को राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति कहा जाता है? देखो ये जो प्रश्न है सीबीएसई 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछले साल कहोगे बोर्ड पेपर हुए नहीं थे, लेकिन जो भी उनके प्री बोर्ड आसपास हुए थे उसमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, ठीक है, गौरवशाली क्रांति, उदारवादी क्रांति, तो इसमें से वो कौन सी क्रांति थी? आपका वो था फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, कौन सी? फ्रांसीसी क्रांति। रूस क्रांति पे गलती से मत कर देना, वो आपकी, और गौरवशाली क्रांति तो ऐसी क्रांति तो थी नहीं उस टाइम पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांस के महिला रूपक के बारे में उचित नहीं है? देखो फिर यार नहीं वाला ध्यान से करना, उचित नहीं है। उसे मैरियन नाम दिया गया था, सही बात। उसे फ्रेंच क्रांति में भाग लिया था, अच्छा जी, फ्रेंच क्रांति में, ये गलत बात है। वह राष्ट्रीय एकता की प्रतीक थी, सही बात। उसकी विशेषताएं लिबर्टी और रिपब्लिक से ली गई थी, ठीक है। जो उचित नहीं है वो ये वाली है, ख। ठीक है, उसे फ्रेंच क्रांति में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इटली के एकीकरण से पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में एक इतालवी रियासत का शासन था? इतालवी रियासत, ठीक है। 2 सिसिली साम्राज्य, लोम्बार्डी, वेनेशिया, सार्डिनिया, पिडमोंट। तो इसका आंसर होगा घ, सार्डिनिया, पिडमोंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके इस वाले में। ठीक है, तो प्री बोर्ड है तो काफी तैयारी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने यंग इटली नामक गुप्त समाज का गठन किया था? ओटो वान बिस्मार्क, ज्यूसेप मैजीन, मेंटेनिच, मोहा, गाटफ्राइडर हेडर। तो इसमें से तो ये नहीं है, तो इसका है जूसेफ मैजीन। ठीक है, तो ये आपने जब वर्कशीट कर रहे होगे तो उसमें तो ये वाला तो आया ही होगा और ये वाला आपको याद भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जर्मन राष्ट्र का रूपक था? देख ले क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहे हैं, समझ रहे हो? तो मैरियन, आंखों पर पट्टी वाली महिला, जर्मेनिया, इसमें से कोई नहीं। तो जर्मन राष्ट्र का रूपक था जर्मेनिया। क्या था? जर्मेनिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6, संघ अधिनियम 1707 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देख लिए, असत्य की बात है। यह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक समझौता था, बिल्कुल। यह इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य एक समझौता था, नहीं, आयरलैंड के साथ तो बिल्कुल नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप ग्रेट ब्रिटेन ने यूनाइटेड किंगडम का गठन हुआ, बिल्कुल सही। जब मध्य समझौता हो गया तो ग्रेट ब्रिटेन तभी बना। इसने इंग्लैंड को स्कॉटलैंड पर नियंत्रण दिया,
ठीक है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत हो असत्य है वो ये वाला है, यह इंग्लैंड और आयरलैंड के मध्य एक समझौता, आयरलैंड के साथ नहीं था वो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ समाप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले सीधे कर लेते हैं ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, 1834 में गठित जेलवेरिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो फिर से असत्य है। इसने टैरिफ बेरियाज को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। इसने मुद्राओं की संख्या को कम कर दिया, बिल्कुल सही। इसमें अधिकांश जर्मन राज्य सदस्य थे, ये भी सही है। इसने संघीय व्यवस्था को समाप्त किया, ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, ये मटेरियल गलत, मतलब इसके हिसाब से, और इसी वजह से इसका जो ऑप्शन है वो घ सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जूसेप मैजीन के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। वह एक संयुक्त इटावली गणराज्य चाहता था, ये बात सत्य है। उसने एक यंग इटली नामक भूमिगत गुप्त समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही। वह चाहता था कि इटली एक राजतंत्र हो, ये नहीं चाहता था वो। इसने लिगुरिया में क्रांति के प्रयास के लिए जेल भेजा गया था, ये भी सत्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नीदरलैंड और यूनाइटेड किंगडम से कौन सा देश अलग हो गया? बेल्जियम, ग्रीस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। तो वो था बेल्जियम। देखो बेल्जियम, ये तो आपने जब वर्कशीट कर रहे होगे तभी तो से मेरे ख्याल से कराया गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, निम्नलिखित में से किसने 1815 में वियना में कांग्रेस की मेजबानी की? नीदरलैंड के राजा जूसेप मैजीनी, ड्यूक, अरे ड्यूक एक बाइक भी आती है, मेटरनिच, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो ये भाई सब जो हमारे बाइक वाले हैं ना, ये यही थे। ड्यूक अपनी बाइक लेके गए हुए थे 1815 में वियना में जो कांग्रेस की मेजबानी इन्होंने की थी, ठीक है। तो लिंक कर सकते हो, बाइक आती है, कांग्रेस की मेजबानी करने उसमें बैठ के गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 1832 के कंस्टेंटिनोपल की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसने तुर्की को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इसमें ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इसने जर्मनी को एक स्वतंत्र रूप में मान्यता दी। इसमें फ्रांस को एक स्वतंत्र रूप में मान्यता दी। तो किसको मान्यता दी थी इसने ग्रीस को। किसको दी थी? ग्रीस को। तो क्वेश्चन 11 का आंसर है ख। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से किस संधि के तहत ग्रीस को स्वतंत्र रूप में मान्यता दी गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर इस तरफ है, ऑप्शन इस तरफ है, तो इस तरफ लेके चलते हैं। ठीक, देख लो ये जो क्वेश्चन है आपका जो घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसे संबंधित अगर इसे समझते हैं तो आपको उसी प्रकार क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इसे पढ़ने से शायद जो आपको साफ साफ दिख रहा है इसका यही वाला हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन वाले हैं तो किसी भी प्रकार से घूम घूम के पूछ सकता है ये आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 15वीं शताब्दी में कौन सा देश तुर्क साम्राज्य का हिस्सा रहा? तुर्क साम्राज्य का स्पेन, ग्रीस, फ्रांस, जर्मनी। तो इसका आंसर है ग्रीस। वर्ष 1789 में कौन सा देश यूरोप में पूर्ण प्रादेशिक राज्य बना? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन। तो बाद में जो फ्रांस बना था, तो इसका आंसर होगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में कूटनीति के उद्देश्य से कौन सी भाषा बोली जाती थी? वो तो फ्रेंच थी, तो फ्रेंच ये रही फ्रेंच। तो ये आपने वर्कशीट में भी किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसने भूमिका नहीं निभाई थी? राष्ट्र भावना विकसित करने में कला ने, संगीत ने, नृत्य ने। तो नहीं निभाई थी तो जलवायु ने, क्योंकि तुम ज्यादा है मैं कम है, कहीं की अलग अलग है, तो ये अलग अलग हिसाब से थी। 16 के बाद चलते हैं हम 17 पे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रश्न किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 पे, जुलाई 1830 में पहली उथल पुथल कहाँ हुई थी? तो इटली, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस। तो ये आपका ग्रीस होगा। ठीक है, थोड़ा सा और किताब खुल जाए तो अच्छा रहेगा। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर
स्रोत एक क्षेत्र था जिसने कहा जाता है ओटोमन, प्रासिया, बाल्कनस, मैक्डोनिया। ठीक है, तो इसका आंसर बाल्कनस था। तो 18वें का जो आंसर हो जाएगा ग। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया? तो 1797। तो 1797 घ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द हैब्सबर्ग साम्राज्य किस क्षेत्र पर शासन करता है? ऑस्ट्रिया, हंगरी। याद रखना ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कई बच्चे ऑस्ट्रेलिया कई बार ऑस्ट्रेलिया अलग अलग। जब मैं 9th में आपको पढ़ा रहा तो समझा था इस बात को। फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। तो ये नहीं है, सबसे पहले वाला ही है ऑस्ट्रिया और हंगरी। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इस प्रकार से है, देखो मिलान करने वाला भी आ सकता है आपका। कॉलम ए में दी गई जानकारी को कॉलम बी में मिलाएं। तो करना शुरू करते हैं। तो ठीक है, मिलान करने से पहले इसमें देखो जो पहले सबसे सिंपल है वो मिला कर लेंगे। अभी देखो हमने कुछ ऑप्शन पढ़े थे, उसमें से आया था ड्यूक अपने बाइक लेके गए थे कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए। तो दूसरे का हम डी मिला देते हैं, दूसरे का डी इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, यंग इटली का निर्माण, और मैजीनी ने यंग इटली किया था, मैजीनी ने। ठीक है, मैजीनी क्या देने, वो जो जीन होता नहीं, मैजीनी, तू जीनी, और जीनी था तो यंग था, उसने इटली का निर्माण कर दिया था। तो ये चौथे को मैं इससे मिला दूंगा। अब रह जाता है नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन वाला, और ये ऑटो वन बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क, ये किसका हो सकता है? दोनों में से एक देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण, अच्छा हाँ, जर्मनी का एकीकरण ऑटो वन बिस्मार्क, अभी हमने ऑप्शन वाले में भी पढ़ा था। ठीक है, पीछे यही आया था, और जो लास्ट में बच गया नेपोलियन, ये भाई साहब। तो पहले का बी होगा, पहले का बी, पहले का बी, पहले का बी। ठीक है, यही सही है। ठीक है, ये भी पहले में भी, ये भी है। दूसरे का डी, दूसरे का डी, अरे ये दोनों मिल रहे हैं अभी तक, अच्छा जी। और तीसरे का ए, तीसरे का ए, ये वाला फिर से ये सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ये वाला। ठीक है, देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन हो गए। 4 क्वेश्चन अलग अलग इस प्रकार से भी ऑप्शन वाले में भी पूछे जा सकते हैं, और 2 क्वेश्चन तो इसमें ऑप्शन वाले में से भी पूछा भी गया था। उम्मीद है चीजें ऐसे भी आपको समझ में आ रही होगी। निम्नलिखित को उचित क्रम में करे तथा उचित विकल्प चुने। ब्रिटेन का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, फ्रांस की क्रांति। सबको लाइन में बिछाना है। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था? पहले फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, फ्रांस की क्रांति हुई थी। फिर उसके बाद आपका हुआ था ब्रिटेन का एकीकरण, दूसरे नंबर पे ये चला जाएगा। ठीक है, और फिर तीसरे नंबर पे आपका था, तीसरे नंबर पे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। पहले इटली फिर जर्मनी था, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो पहले इटली का फिर जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो 4 1 3 2, 4 1 तो मिल गए ना, 3 2 तो मिल जाएंगे। तो इसका आंसर घ सही है। ठीक है, 23वें पे आ जाते हैं जल्दी से। उस फ्रांसीसी कलाकार की पहचान कीजिए जिसने दुनिया के अपने सपने की कल्पना करते हुए निम्नलिखित में से 4 प्रिंटों की एक श्रृंखला तैयार की। कितागेवा, उतामारो, रिचर्ड एम होई, वोल्टेयर, फ्रेंडिकर, सोरियू। तो सरू यही है, अलकट कहीं के कैसे। चलो कोई बात नहीं। 24 पे आते हैं। नीचे दिए गए चित्र और प्रश्न का अध्ययन करें। तो चित्र दिखाया गया है आपके वर्कशीट में, तो आया था कि नहीं मुझे ध्यान है, लेकिन आपके बुक में ये वाला चित्र है आपका। चित्र क्या दर्शा रहा है? चित्र तो काफी छोटा है। ठीक है, तो आपने बुक में एक बार देख लीजिएगा चित्र क्या दर्शा रहा है। तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये दर्शा रहा है जो आपके बुक में लिखा गया था, उसके नीचे जोसेफ मैजीनी। तो इसका डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 नंबर पर चलते हैं। 25 नंबर पर कहा गया है जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को ठंड लग जाती है। यह टिप्पणी किसने की थी? अब भैया ये टिप्पणी कैसे बोल सकते हो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान में दिया होगा। ये जो टिप्पणी थी मेटेनिर्च ने की थी।
इतना व्यक्ति नीचे टाइप का था। मैट्टे नीड्स ने की थी ये। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब देखी गई थी? तो तब देखी गई थी 1789, जब फ्रांस की क्रांति देखी गई थी, तब की बात है। ठीक है, 1727 क्वेश्चन पे आ गए हैं हम। 27 क्वेश्चन को, यूरोपीय रूढ़िवाद निम्नलिखित में से किन ने विश्वास नहीं करते थे? यूरोपीय रूढ़िवाद निम्नलिखित में से किस में से विश्वास नहीं करते थे? राजनीति की पारंपरिक संस्था, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मजबूत राजतंत्र, पूर्व क्रांतिकारी समाज के दिनों में वापसी, गुलामी का उन्मूलन। ठीक है, तो ये है इसका, पूर्व क्रांति समाज के दिनों में वापसी। तो 27 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। देखो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? टोटल क्वेश्चन है 54। ठीक है, तो मैंने अभी आधे क्वेश्चन कराए हैं, तो इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा, बाकी उसमें करा दूंगा, तो आपको अच्छा रहेगा, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो जो बाकी क्वेश्चन बच गए हैं 27, तो अगली वीडियो इसके पार्ट 2 में लेके आऊंगा। फिर उसके बाद जो मैं स्टार्ट कराऊंगा वो आपका होगा भारत, समकालीन भारत 2, तो संसाधन एवं विकास। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12 कम से कम यार मेरे ख्याल से जल्दी और कराना पड़ेगा ना, एक दिन में 2 वीडियो देनी पड़ेगी, नहीं तो बाकी सब्जेक्ट भी छूट जाएंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा आप लोगों को कराऊं जल्दी में। हाँ, उम्मीद है ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला ही होगा, किस प्रकार से आपके ऑप्शन वाले आएंगे, ये भी चीज आपने समझी। और मैं कोशिश करूंगा इसकी मैं पीडीएफ बना के, ठीक है, इसकी पीडीएफ, ये वाली चीज की पीडीएफ बना के मैं आपको दे पाऊं, ताकि आप अपने घर पे ऑनलाइन थोड़ी सी स्टडी कर सके। ठीक, माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो।